हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 7। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पौधों को जानिए। सबसे पहले हम यहाँ क्या जानेंगे, पौधे। तो पौधे किसे कहते हैं? पौधे वह होते हैं जो हमारे पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ाते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, इनसे हमें कई सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, इनसे हमें कई सारी पत्तियाँ जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में काम आती है, वो हमें इनसे सब प्राप्त होता है पौधों से। अब हम यहाँ पर जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, बाहर निकल के अपने चारों ओर को पौधों का परीक्षण करेंगे। हमने देखा है यहाँ पर कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे डब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ पत्तियां लाली लुमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। अपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते के बाग बगीचे एवं विद्यालय का प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। अब हम इन पौधों के बारे में जानते हैं। इस पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानने से इस विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। पौधे के तने, शाखाएं, जड़, पत्तियां इत्यादि नामांकित कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे की पत्तियां किसे कहते हैं, तना किसे कहते हैं, उनकी शाखाएं, उनकी जड़ हम यहाँ पर किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर कई सारे प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमें एक छोटा पौधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक पौधा दिखाई दे रहा है, ये हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमें यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे शाख एवं झाड़ी वाले वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान से देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। जैसे कि ये पौधा है जो हमसे क्या है, कम लंबा है, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है। इसे धीरे से मोड़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखिए कि टूट न जाए। तब मोटे लंबे की जो तने की मोटाई है उसको मापने का प्रयास करें कि हमें इसकी मोटाई पता चल रही है कि नहीं। अब हमें यहाँ पर कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके ऊंचाई दे रखी है, उनका तना बता रखा है, शाखाएं कहाँ से मिलती है ये दे रखा है। जैसे टमाटर की ऊंचाई क्या होती है, मुझसे छोटी है। ये कैसा होता है, हरा होता है, कोमल होता है। यहाँ पर जो है इसकी शाखाएं कहाँ से होती है, पौधे का स्वर्ग कहाँ से होता है, शाख से। आम मुझसे बहुत लंबा है, मोटा है, कठोर है और तने के ऊपर से। और वृक्ष, ये इसे हम यहाँ पर और भी कई सारे पौधों के बारे में जान सकते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को हम भर सकते हैं। हम यहाँ पर और भी पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ कुछ सुझाव दे रखे हैं। पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए हम 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह को कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों, बगीचे एवं गमलों के कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपको किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पौधे या कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या है, आसानी से उग जाते हैं। तो हमने इनको देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारे किसान लोग रहते हैं वो इनको क्या करते हैं, इनको उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ काम के नहीं रहते। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे और अक्सर कहीं इसमें कई शाखाएं नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें यहाँ पर एक पौधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही आपको कोमल दिखाई दे रहा है और इसमें क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, हम शाख कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, धनिया, पुदीना, ये सब हमारे कौन से, इनको हम क्या कहते हैं, शाख कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। जैसे कि हम कुछ देखते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं जिनके आसपास से ही क्या निकलती है, शाखाएं निकलती, लेकिन उनका जो तना जो है कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, हम झाड़ी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा, ये हमारा कौन सा है पौधा, झाड़ी वाला पौधा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ पौधे बहुत ऊँचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं बहुत
भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? वृक्ष। वृक्ष आप सभी ने लोगों ने देखा होगा। ये देखो आपको यहाँ पर एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? इसका ये देखो तना काफ़ी भूरा और ये क्या होता है? मोटा होता है, कठोर होता है और इसकी जो शाखाएं होती है वो तने के ऊपर से निकलती। हमने यहाँ पर देखा था कि इसकी शाखाएं कहाँ से? तने के नीचे से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इसकी कहाँ से होती है? ऊपर से स्टार्ट होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। उपरोक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं इनको वर्गीकृत। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहली जानने चाहते हैं कि पनी जो है सेल, लौकी, अंगूर किस प्रकार के? इनमें से कुछ पौधों देखिए, शाख, झाड़ी, पेड़ प्रकार भिन्न अपने विचार को ऊपर चढ़ने की सहायता के अनुसार आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम देखेंगे कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। जो तने क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होता है कि अपनी जो शाखाएं वो ऊपर तक नहीं ले जा पाते हैं और वो क्या हो जाती है? उनकी जो शाखाएं रहती है वो ज़मीन पर ही रह जाती है, वो ऊपर नहीं जा पाती, ज़मीन पर ही फैल जाती है। उन्हें क्या कहते हैं हम? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसपास की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। कुछ पौधे क्या करते हैं? किसी भी आसपास की दीवार या किसी भी चीज़ की सहायता लेकर के वो क्या करते हैं? ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? आरोही कहलाते। संभवतः आप अपने विद्यालय, अपने घर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय की कुछ वृक्ष, झाड़ी अथवा सर्पीली लता, दो पौधों के नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन कौन से। इस शाख के कुछ भाग में हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? तना। तना किसे कहते हैं? आवश्यक सामग्री: एक गिलास जल, स्याही, शासकीय पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही का कुछ बूंदे डाल दें। शाख के तने को आधार से काटकर गिलास में रख दें, जैसा कि हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगले दिन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया? एक पौधे की शाख को काट करके एक गिलास के अंदर यहाँ पर हमने डाल दिया है। तने का क्या कार्य होता है? हम यहाँ पर तने का कार्य बता सकते हैं। ये रहा यहाँ पर तने का कार्य क्या होता है। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप तने की मोटाई में काट कर चित्र इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं तने की जल ऊपर चढ़ता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो हमारा यहाँ पर जो जल था वो कहाँ पर जा रहा है? तने के ऊपर चढ़ता है। तने के खुले सिरे का विवृत दृश्य हमको यहाँ पर दिखाई देता है। जो हमारा तना होता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हम यहाँ पर देखते हैं इस क्रियाकलाप में हमें क्या देखने को मिलता है? जल तने से ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तने का जो जल है संवहन कर लेता है। जो हमारा तना है वो क्या करता है? जल का संवहन कर लेता है, मतलब उसे ग्रहण कर लेता है। लाल स्याही की भांति जल के ऊपर विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर चढ़ता जाता है या इसका संवहन करता रहता है। पहुँच जाते हैं जल तथा खनिज तने से की जो पतली पत्तियाँ नलिकाओं द्वारा पत्तियों तक भी अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, पत्ती की जो भाग दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस भाग को क्या कहते हैं? पटल कहते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इसे पर्णवृंत। जो ये क्या करता है? जो हमारा यहाँ पर तने के द्वारा जो पानी जाता है वो पर्णवृंत से ग्रहण होकर के पत्तियों तक पहुँच जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं पहले सफ़ेद फूले वाले शाख को एक साथ क्रियाकलाप। जो उसने सफ़ेद फूल वालों एक शाख को एक गिलास में रखा, उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाख के साथ उसने कुछ कार्य किया। उसने लंबाई के अनुदिश आदि और 2 भागों में काटा और यहाँ पर उसने एक बी गिलास को एक सहायता से नीली स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक फूल लिया है उसने फूल वाली कुछ शाखाओं में यहाँ पर अलग अलग गिलास की पत्तियाँ रखी है। गिलास में अलग अलग तरीके के फूल की शाखाएँ रखी है और उसने जब यहाँ पर क्रियाकलाप करा है तो तने की जो मोटाई में काटा था, अब वो ध्यान रखते हैं कि लाल रंग के अनेक धब्बे अंदर वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित है। हम यहाँ पर देखते हैं, हमने अभी यहाँ पर देखा था पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। इन सभी आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं। यह तने से कुछ प्रकार जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? हम पर्णवंत कहते हैं, जिससे वह तने से जुड़ी होती है। पत्ती के चपटे, जो पत्ती का जो चपटा और हरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं।
क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों को पहचान सकते हैं? और पत्तियों में पर्णवंत होता है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो क्रियाकलाप आपको पुनः विचार करने पर मजबूर कर देगा। आप देखेंगे कि हम पत्ती से हम बहुत सारी जानकारियां यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने पर नीचे रखिए। दर्शाइए कि तरीके एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसके नोक से कागज के उस भाग को नीचे से जिसके हम पत्ती रखी है वहाँ धीरे धीरे रगड़िए। हम यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, हम पत्ती का यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं। पत्ती के इन रैखिक संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है? मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा तो यह क्या कहलाती है? शिरा विन्यास या जालिका कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर रहती हैं। एक सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। हम देखते हैं कि एक सिरा जो रहती है हमारी, वो अगर एक दूसरे से समांतर रहती है तो वो क्या कहलाती है? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं हम उसे। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर दे रखा है क्रियाकलाप 4। हमें यहाँ पर दे रखा है शाक, पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें जब धूप खिलती है तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे का पत्ती वाला शाखा चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध देंगे। हम यहाँ पर ये देखो, हमें यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी पत्तियाँ कैसे कार्य करती हैं हम उनके कार्य के बारे में जानने के लिए हमने क्या किया, पत्ती का यहाँ पर कुछ जो ऐसा भाग लिया हमने पौधे का जिसमें पत्तियाँ थी और हमने उसको पॉलीथीन की एक थैली में बांध कर रख दिया है। पॉलीथीन की खाली थैली पर धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ पॉलीथीन की थैली अंतरिक्ष पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है। किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह पौधे कहाँ से आई है? क्रियाकलाप के बाद आप पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की यह बूंदें पत्ती की से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब हमने देखा कि हमने पत्तियों को कहाँ पर रखा, एक पॉलीथीन की थैली में रखा, तो हमें उसमें क्या दिखाई दिया? जल की कुछ बूंदें दिखाई दी और वो जल की बूंदें क्या होती है? वाष्प के रूप में निकलती है और वो क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे की बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं वो वायुमंडल में क्या करते हैं? ऐसे कई सारे जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके विषय में हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर 14 है हम उसमें पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? नहीं देख पाते हम, इसलिए हम इसका क्रियाकलाप के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या है प्रक्रम? इनके नाम पर बता सकते हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, इसके हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे कि पत्तियों के और भी क्या कार्य हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्रियाकलाप है हमारी, उसमें क्या देखेंगे हम? आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली और जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन हम यहाँ पर लेते हैं। परख नली की एक पत्ती रखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो परख नली रहती है में एक पत्ती रखेंगे, उसमें पर्याप्त स्प्रिट डालेंगे जिससे पत्ती पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे बीकर में भर देंगे। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहेंगे जब तक कि पत्ती का रंग हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालेंगे, जल से भली भांति धोएंगे और इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें इसमें डाल देंगे। हम यहाँ पर पत्ती का कुछ परीक्षण करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर देखो ये पत्ती का हमने यहाँ पर क्या किया है? परीक्षण किया है। क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है तो इसलिए हम इसको किसकी सहायता से करेंगे? आप लोग इसको अपने टीचर्स की सहायता से इसको हम करेंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर देखा है, हमारे यहाँ पर प्रेक्षण की तुलना में अध्ययन 2 में हमने यहाँ पर देखा है कि हमारी जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर प्रेक्षण दिखाई देते हैं, इनका अर्थ है कि जो हमारी पत्ती है मंड है। क्या है? मंड है। कुछ आलू में भी हम मंड उपस्थित होता है।
आलू में यहाँ मंड पौधे के अन्य भाग से एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश एवं हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन निष्कासित होता है पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अथवा जो हमारे पौधे के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में संग्रहित होता है। यहाँ पर हमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पर हमारी पत्तियों के द्वारा हम कैसे यह कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है या पौधे के किसी और भाग से यहाँ नहीं पहुँचा है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप से हम इस विधि को दोहरा सकते हैं। पौधे के एक गमले को 1 अथवा 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे। इस पौधे की एक पत्ती के अधिक जो आंशिक भाग को दोनों ओर के काले कागज से ढक देंगे। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए हम क्या करेंगे? सूर्य की जो प्रकाश है उसमें हम रख देंगे। आंशिक रूप से हम यहाँ पर देखते हैं कि काले जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण हम कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं? आपको यहाँ समझने की सहायता मिली है कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित था, परंतु काले कागज से ढकने के बाद में नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण कर सकती है। जो पत्तियों पर प्रकाश पड़ता है तो उससे वो क्या करती है? मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? अब हमने यहाँ पर देखा, तने के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पर पत्तियों के बारे में पढ़ा। हमने देखा था कि तने से जो है जल कहाँ पर पहुँचता है? पत्तियों में। और हमने यहाँ भी देखा था कि प्रकाश से क्या करती है पत्तियाँ? अपना मंड वो लेती है। अब हम यहाँ पर किसके बारे में जानेंगे? जड़ के बारे में, कि जड़ आखिरकार होती क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पौधों को ठीक उस प्रकार जल दे रहा है। क्या करता है? पौधे को जल देता है। अब हमने यहाँ पर कुछ पौधे देखे जिनको हम यहाँ पर जल दे रहे हैं। पौधों को कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, आइए हम इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे। 2 गमले लेंगे, उसमें क्या करेंगे? कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जाल। हमें यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पर किसके बारे में पता लगा रहे हैं? जड़ के बारे में। बगीचे से खरपतवार के एक पौधे जैसे 2 पौधे सावधानी से उखेड़िए, ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर रख दीजिए, दूसरे पौधे को जड़ों को काट कर रख दीजिए, दूसरे गमले में लगा दीजिए, इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे, हम क्या करेंगे? 2 पौधे लेंगे, 2 पौधे को हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक की हम जड़ निकाल करके उसको लगा देंगे और एक को हम ऐसे ही लगा देंगे। जड़ सहित खरपतवार हो रहा है यहाँ पर, और जो जड़ रहित खरपतवार हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। दोनों पौधों को स्वास्थ्य है, दोनों पौधे ही नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य विषय में जान पाते हैं? जड़ का अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर क्रियाकलाप एक और करते हैं। मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरे लेंगे, हम उनमें भीगी हुई रुई रखेंगे। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरे में क्या रखेंगे? हम मक्का के कुछ दाने रख देंगे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवदुविध ना हो जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया था। एक कटोरी में हमने क्या लिया था? कुछ रुई ली थी और रुई को हमने भिगोकर उसमें क्या किया था? कुछ चने डाले थे, और हमने एक कटोरी में क्या किया था? कुछ मक्का के दाने डाले थे। नहीं बन जाए, 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच आता है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूत जमाए जकड़ कर रखती है। हमारी जो जड़ें होती है वो क्या होती है? मिट्टी से जुड़ी होती है, और वो पौधे को क्या करती है? एक जोड़ कर रखती है। किससे? मिट्टी से जोड़ कर रखती है। और इस मिट्टी के पौधे का जो रहता है ये क्या कहलाता है? स्थिरक कहा जाता है हम इसको, कि जो हम पौधे को यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ कर रखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं तने एवं पत्तियों के विभिन्न प्रकार होते हैं। जड़ों में विविधता दिखाई देती है, हमें यहाँ पर दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार की विविधता दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 1 और 2 को हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो चने के पौधे की जड़ों को देखिए, हमने यहाँ पर देखा समान दिखती है। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र साथ मिलान करिए। साथ ही मक्का अथवा चने का जो हमने यहाँ पर
ये देखा था हमने परिक्षेपण, उसको ध्यान से देखेंगे। चने व मक्का की जड़ों में क्या समानता है, वह किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा जड़ें कई प्रकार की होती है। हमें यहाँ पर जड़ों में कुछ जड़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, घनी होती है, कुछ ज़्यादा बहुत कम पतली होती है, ऐसी अनेक अनेक प्रकार की जड़ें हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ें मिट्टी धोकर अलग उनका परीक्षण करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक मैदान में से क्या लिया है, कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी को खोद कर उनकी जड़ें को हमने अलग रख करके उनको धोया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। हमने यहाँ पर जो देखा है यह डायग्राम, इसको क्या कहते हैं, हम मूसला जड़ कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, मूसला जड़ कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे छोटी जड़ों को क्या कहते हैं, हम पार्श्व जड़ कहते हैं। पौधों की जड़ें जो हमारी के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती, इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। जो एक समान दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहलाती है। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर समूहों में छांटिए। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो भी पौधे एकत्र किए थे हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग उनको आधार पर हम उनको बांट देंगे। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ये वाली कौन सी जड़ है, हमारी मूसला जड़ है और ये रेशेदार जड़ है। क्योंकि देखो ये मूसला जड़ हमें यहाँ पर कितनी पतली दिखाई दे रही है, घनी नहीं है, और ये वाली कैसी है, घनी। ये कौन सी है, रेशेदार जड़ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पौधों को समूह में ए तथा बी रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखेंगे। हम ए पौधों की पत्तियों को देखेंगे, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है, और बी पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पौधों की पत्ती सिरा विन्यास जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है, और हम यहाँ पर जानेंगे कि सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सही रूप में भर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ पौधों के नाम लिखना है हमको यहाँ पर, जो कैसा उनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है और जड़ किस प्रकार की है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जड़ें मिट्टी से जड़ का अवशोषित करके तना एवं जो है खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाती है। जो हमारी यहाँ पर जड़ का क्या काम होता है, वो क्या करती है, मिट्टी से जल को अवशोषित करती है, उसके बाद वो तने तक पहुँचाती है। तने से कहाँ जल जाता है, जल और खनिज पत्ती और पौधों के ऊपरी भाग तक पहुँच जाता है। पत्तियां इससे क्या करती है, भोजन संश्लेषित करती है, या भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों तक संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टोपियों को आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं या भोजन भंडारित रहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पौधे के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फल फूल वगैरह हम बहुत सारे को अपने उपयोग में लेते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या तना दो तरफा की ही कार्य करता है। हम यहाँ पर देखते हैं क्या तना दो प्रकार ही कार्य करता है। पदार्थ की ओर ऊपर जाते हैं और नीचे की ओर देखते हैं हम पुष्प की संरचना का अध्ययन अब करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या देख लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि हम पेड़ किसे कहते हैं, शाखाएं किसे कहते हैं, हम यहाँ पर झाड़ी किसे कहते हैं। फिर हमने तना देखा था, उसके बाद हमने पत्तियाँ देखी थी, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जड़ क्या होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पुष्प यानी फूल क्या होते हैं। गुलाब के पौधे की 3 आरेखित रेखाएं हम दर्शाते हैं, A, B, C। कौन सी स्थिति में पौधे को भली भांति हम पहचान सकते हैं। पुष्प को रंगने के लिए हमने किस रंग का उपयोग किया है। सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। कि आपने घास एवं गेहूं, मक्का, आम अथवा जो हमने यहाँ पर देखा है, हम अमरूद के पुष्प भी हमने देखे, क्या वे चटकीले होते हैं, क्या हम उसमें पुष्प का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो पुष्प दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखो हमें यहाँ पर ये फूल दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये गुलाब का पौधा है यहाँ पर। और ये कैसा है, ये इसमें पौधे में गुलाब नहीं है, यहाँ पर इसमें सिर्फ पत्तियाँ दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर इसकी, और हमें यहाँ पर इसमें एक में फूल दिखाई दे रहा है, मीन्स यहाँ पर हमें इसमें पुष्प दिखाई दे रहा है। आवश्यक सामग्री, एक पुष्प कलिका अथवा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज और जो अर्वादक लेस एवं जल का हम ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। हमें यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, बाह्यदल होता है। ये क्या होता है, ये हमारा है बाह्यदल यहाँ पर,
और ये क्या है, पंखुड़ी। जब हमारी पौधे की पंखुड़ी रहती है वो बाद में खिलकर क्या हो जाती है, हमारी बादल यानी मतलब फूल बन जाती है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, या पंखुड़ियाँ है। विभिन्न पंखुड़ियों को अलग अलग रंगों की होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये क्या होती है, हमारी यहाँ पर बहुत सारी पंखुड़ियों से मिलकर के हमारा पुष्प बनता है। आपके विचार में कली का या पंखुड़ी कहाँ बंद थी, कली का प्रमुख भाग कौन सा है? कि आपने ध्यान दिया है कि आप बहुत छोटी की भांति दिखाई देता है, इन्हें बादल कहते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी कली है, कली क्या होती है, खिल जाती है और उसको हम क्या बन जाता है, फूल बन जाता है। उसके अंदर हमें कई सारी पंखुड़ियाँ दिखाई देती है और उन पंखुड़ियों को सबको मिला करके एक फूल बनता है। वो कौन सा हो जाता है, बादल। बादल पंखुड़ी की भली बातें अवलोकन कर सकते। इसने कितने बादल हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बादल एक पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं? आपके फूल की पंखुड़ी की शाखाएं कितनी है? हम यहाँ पर इन सब का परीक्षण कर सकते हैं। गुलाब, गुलाब में क्या रहता है, पुष्प का नाम क्या है, गुलाब। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या, उनमें क्या रहता है, अनेक रंग रहते हैं गुलाब में। बादलों की संख्या एवं रंग 5 रंग होते हैं। पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र है, तो पृथक है। पुंकेश्वर जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़ा है, तो हमारा कैसा है, स्वतंत्र है। और जो स्त्री केसर उपस्थित अनुपस्थित, तो क्या है, उपस्थित है। इसमें क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ी है या स्वतंत्र है। जुड़े हुए बादल वाले पुष्प की पंखुड़ी को अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करने के लिए हमें यहाँ पर बताया। हमने यहाँ पर देखा, ये क्या बोला, इसे हम क्या कहा जाता है, पुंकेश्वर कहा जाता है। और जो हमारे यहाँ पर नीचे रहता है, क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। ये हमारे पौधे के कुछ भाग है जिनके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा पौधा होता है उसमें क्या होता है, आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, पंखुड़ी जुड़ी होती है या नहीं जुड़ी होती है, हमने देख लिया। उदाहरण के लिए धतूरे का, अब हम यहाँ पर एक पौधा लेंगे। किसका लेंगे हम यहाँ पर, धतूरे का पौधा। घंटाकर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आंतरिक भाग को इसके हम देख सकते हैं। जो पुष्प का आंतरिक भाग किस प्रकार इसमें बादल एवं पंखुड़ियों को हटा सकते हैं हम यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये धतूरे का पौधा देखा है। अब हम यहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेश्वर दिखाई देते हैं। पुंकेश्वर दोनों भागों में पहचान सकते हैं। अपने पुष्पों में पुंकेश्वर की संख्या देखते हैं, हम चित्र बनाकर हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पर देखा है परागकोश, ये क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। पुंकेश्वर के हमने यहाँ पर भाग देखे, अलग अलग भाग होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं वर्तिका, वर्तिकांग और अंडाशय। हम यहाँ पर देखते हैं बीजांड, जहाँ पर क्या होते हैं, बीज होते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई एवं काट अनुप्रस्थ काट होता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या कहलाते हैं, स्त्री केसर कहलाता है। जो उसका केंद्र वाला भाग रहता है पौधों का, वो क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पौधों से यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें हटा सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं, अंडाशय। अंडाशय की हम संरचना देखते हैं। अंडाशय हमें यहाँ पर किसे कहते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग, इसके आंतरिक संरचना काटना पड़ता है। यह हमें बताता है कि अंडाशय क्या होता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा स्त्री केसर होता है, हम उसको बीच के भाग को उसमें से काट करके हम देखते हैं, हमें वहाँ पर क्या प्राप्त होता है, वहाँ पर हमें अंडाशय देखने को मिलता है। ये हमने देखा, अंडाशय का कर्तन, अनुदैर्ध्य और काट को हमने यहाँ पर किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग पौधों से अंडाशय लेंगे। हम अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर रखेंगे। अब हमने देखा, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए हमने उस पर क्या किया, एक सेक्शन पर जल की बूंदें रख दी है। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखती है। हम जब अंडाशय को अंदर से, जब हम स्त्री केसर से अंडाशय देखेंगे उसको काट करके, तो हमें क्या दिखाई देता है, उसमें कुछ छोटी छोटी बीजें दिखाई देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे बीजांड कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर बीजांड के बारे में भी हम जान सकते हैं। और कुछ पौधों को हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे जो कुछ पुष्प रहते हैं, हम उसमें क्या देख सकते हैं, यही सभी फूलों में बादल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं। हमने अभी तक आपने फूल को आसानी से देखा होगा, हम फूल को देख लेते, हमने क्या पता हमें कि फूल के अंदर कौन कौन से भाग रहते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या जाना कि फूल में क्या होता है, बादल होता है, उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर पुंकेश्वर होता है और स्त्री केसर होता है। और स्त्री केसर में भी हमने क्या देखा था, अंडाशय होते हैं, और अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों का परीक्षण कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बादल और पंखुड़ी समान दिखते हैं। हमें क्या दिखता है, उनके बादल समान दिखते हैं और उनकी पंखुड़ियाँ भी समान
समान दिखती है। कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बादलों की संख्या एक पंखुड़ियों की संख्या के समान असमान भी होती है। हमने ये भी देखा है कहीं सारी जगह पर कि जहाँ पर ये दोनों असमान दिखाई देते हैं और कहीं पर हमें यहाँ पर समान दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पुष्प की जो संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है। पुष्पों में बादल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। हम यहाँ पर इनकी संख्या में भी अंतर हमें दिखाई दे सकता है। कुछ पुष्पों में इसमें क्या दिखाई देता है, हमें अनुपस्थित होते हैं और कुछ पत्तियां, तने एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संख्या, संरचना का अध्ययन भी हमने इसमें किया है। हमने सबसे पहले यहाँ पर पौधों के प्रकार देखे थे, पौधे कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन पौधों में कौन कौन से उनके यहाँ पर भाग होते हैं, हमने उनके बारे में जाना। हमने पुष्प को देखा, पुष्प में कितने भाग होते हैं वो हमने यहाँ पर सब इस चैप्टर में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा आरोही देखा है, संवहन देखा, विसर्पली लता देखी, रेशेदार जड़ देखी थी हमने, शाख देखी थी, पार्श्व जड़, मध्य सिरा, सिरा विन्यास और बीजांड। आपने अगर मेरे साथ ये चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको इन सारे जो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं इनका अर्थ आपको अच्छे से पता होगा। समांतर सिरा विन्यास, पंखुड़ियाँ हमने देखी थी, प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखा था हमने, पर्णवंत के बारे में देखा था, स्त्री केसर के बारे में देखा था, जलिका रूपी जो सिरा विन्यास उसके बारे में देखा है, बादल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़ और वाष्पोत्सर्जन और वृक्ष। हमने यहाँ पर इन सारे शब्दों का हमें अर्थ अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर का सारांश देख लेते हैं एक बार। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जा सकता है। हमने शाख पढ़ा था, शाख क्या होती है, झाड़ी देखी थी हमने, झाड़ियाँ किसे कहते हैं हम, और वृक्ष के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा है। तने पर पत्तियां एवं पुष्प तथा फल होते हैं, इनके बारे में भी हमने देखा। पत्ती में पर्णवंत एवं फलक होते हैं, पत्ती में शिराओं प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, जलिका रूपी एवं रूप जो यहाँ पर समांतर हो सकता है, हमने ये भी यहाँ पर देखा था। पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में उपस्थित वायु एवं जल से क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जो जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जो हमारी जड़ का काम है हमने वो भी देखा। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों एवं पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों की जड़ें कौन सी होती है, रेशेदार होती है। हमने ये देखा। तने द्वारा जड़ों से जो पत्तियां और दूसरे भागों में जल और पत्तियों से भोजन के जो पौधों के हमें अन्य भाग तक पहुंच सकता है। हमने देखा था जो हमारा तना है, तना क्या होता है यहाँ पर, पहले जड़ से वो जो हमारा जल और ये सब हमारा खनिज कहाँ तक पहुँचता है, तने तक, और तनों से वो कहाँ पर जाता है, पत्तियों और जो हमारे पौधे के अन्य भाग तक पहुँच जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग देखे थे हमने, क्या देखा था, बादल देखा, पंखुड़ी देखी है, पुंकेसर देखा और स्त्री केसर, हमने इनके बारे में यहाँ पर पढ़ा है। अब हमें यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमको उनको ठीक करके लिखना है। तने मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करते हैं। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पुष्प में बादल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। यदि किसी पुष्प के बादल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां के आसपास जुड़ी होती है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी होती है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इनको कथनों को सही कर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निम्न चित्र बनाइए। हमें क्या बनाना है, पत्ती का चित्र बनाना, आप मूसला जड़ का, एक पुष्प जिसका यहाँ पर हमने अध्ययन किया हो। जैसे कि आप गुलाब का एक फूल बना सकते हैं, आप यहाँ पर चमेली का, और भी कई सारे फूल होते हैं आप जिनका डायग्राम बना सकते हैं। पौधों में तने के क्या कार्य होते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से किन पत्तियों की जलिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। हम यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा। आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद है जो आज का मेरा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।